ससुराल या कैदखाना। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद नम्रता को देख रही थी और नम्रता उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए हैं मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी नैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर नम्रता, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि नैना अमृता को इस प्रकार दुख दे रही थी? और नम्रता, पति मतलब जय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी अपने पति की राह नहीं देखती थी? नम्रता की शादी जय से 5 महीने पहले हुई थी। नम्रता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। नम्रता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। नम्रता के ससुराल में उसकी सास नैना, पति जय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी से सपना लेकर नम्रता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। नम्रता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और जय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास नैना ने नम्रता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही नम्रता खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे नैना ने नम्रता के लिए बनाए थे। नम्रता को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र की क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज जय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए तब भी जय आया नहीं था। नम्रता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो नम्रता से सहन नहीं हुआ। तभी नम्रता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आगे आई और नम्रता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल, तू बाहर चल, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। नम्रता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे जय घर आया। तभी नैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर नम्रता के खिलाफ जय को भड़काया।
वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर नम्रता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। नम्रता रसोई घर में खाना बनाकर नैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी। उधर नम्रता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह नम्रता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। नम्रता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर जय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर नम्रता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका को खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने नम्रता को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम के लिए निकल गई, उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करें, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय नैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने नम्रता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या हुआ, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से नम्रता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जय घर पर ही नहीं आए आज। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुराकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद जय घर पर आया तो नम्रता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक जय का जोर से आवाज आई, नम्रता जल्दी बाहर आओ। नम्रता डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन मुस्कुराकर देख रही थी और जय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही नम्रता जय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। वो चिल्लाई, अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते जय ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और नम्रता को मारने लगा। नम्रता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और उसके घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। नम्रता को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने जय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? नैना जय को बोली। तभी जय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। जय का बोलना सुनकर नैना ने जय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर नम्रता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद नम्रता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? नैना ने उसे टॉन्ट मारा। तभी जय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल ये सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक नम्रता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? नैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ।
मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना नरम आवाज से नम्रता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और ये ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और नम्रता को एक स्वयं सेवा संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। नम्रता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।